अब कुछ बातें ऐसी हैं कि यार प्लानिंग करने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी पड़ती हैं जिसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़। प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़, प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं। और वो क्या एक्टिविटीज़ हैं? देखें, सबसे पहले अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, कोई नया क्लाइंट मेरे पास आता है, बोलता है कि भाई मुझे आपसे ऑडिट करवाना है, ठीक है। तो यार सबसे पहले मैं क्या करूँगा? क्लाइंट को डायरेक्टली ले लूँ, हाँ यार मेरे पास क्लाइंट आ गया, ठीक है भाई ऑडिट स्टार्ट कर देते हैं? नहीं नहीं, मैं डायरेक्टली उस क्लाइंट को नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा? सबसे पहले ये चेक करूँगा कि यार ये मेरे पास ऑडिट लेकर आया है, तो यार उसका साइज़ क्या एंटिटी का, वो साइज़ लेट से बहुत बड़ी कंपनी है। अब ऑडिट करने के लिए मुझे कोई 10-12 लोग चाहिए होंगे। क्या मेरे फर्म के पास 10-12 बंदों की रिसोर्सेज है? ये मुझे देखना पड़ेगा। क्या मेरे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है? अच्छा जी, 10-12 बंदे तो मैं अरेंज कर लूँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। कैफ के जो अभी रिसेंटली क्वालिफाई होंगे बच्चे, मैं उनको ले लूँगा। लेकिन ये भी तो देखना है कि यार क्या वो कैफ के बच्चे इतने कॉम्पिटेंट होंगे कि वो क्लाइंट कर लेंगे? तो मुझे जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, मुझे उनकी क्या देखनी पड़ेगी? कॉम्पिटेंस देखनी पड़ेगी। क्या वो कॉम्पिटेंस हैं? क्या उनके पास कैपेबिलिटी है? क्या वो कर भी सकते हैं? क्या मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं इस क्लाइंट को करने के लिए? ठीक है, तो ये तो पहले मैं अपने एंड पे देख रहा हूँ कि क्या मेरे पास इतनी रिसोर्सेज हैं, क्या मेरे पास इतना टाइम है। क्या पता ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स हों, मेरे पास टाइम ही ना हो, इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ कि यार मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं रिसोर्स एलोकेट करूँ दूसरे क्लाइंट पर। ठीक है, तो मैं क्लाइंट को क्या करूँगा? मना कर दूंगा कि भाई मैं आपका नहीं ले सकता ऑडिट, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है, ना मेरे पास अभी रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि यार कोई दूसरी कंपनी, हो सकता है कि यार सिंगापुर की कंपनी मेरे पास है, बोले कि यार आप हमारा ऑडिट कर दो। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क कौन सा फॉलो होगा? सिंगापुर का स्टैंडर्ड फॉलो होगा। अब सिंगापुर के स्टैंडर्ड की मुझे नॉलेज ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मैं किस तरीके से उसका ऑडिट करूँगा? तो मेरे पास क्या मसला आ गया? मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, इतना मुझे पता नहीं है, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है कि मैं उसका ऑडिट कर सकूँ। ठीक है, तो मैं मना कर दूंगा। तो ये प्लानिंग से पहले की एक्टिविटी है, ठीक है ना। प्लानिंग स्टार्ट कब करूंगा? जब मैं क्लाइंट को अक्वायर कर लूंगा, जब मैं क्लाइंट को यस बोल दूंगा कि हाँ भाई मैं आपका ऑडिट कर रहा हूं, अब मैं उसकी प्लानिंग की तरफ जाऊंगा ना। लेकिन प्लानिंग से पहले एक स्टेज है प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज, कि इंगेजमेंट को अभी एक्सेप्ट करने से पहले ही आप क्या बोलोगे कि भाई पहले चेक करोगे क्या मेरे पास इतनी कॉम्पिटेंस है, क्या मेरे पास कैपेबिलिटी है, क्या मेरे पास टाइम है। तो वो चीज़ें देखना, एबिलिटी टू परफॉर्म। ठीक है, ये चीज़ तो इधर कवर हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने देखनी होती है मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी। अगर कोई मेरे पास क्लाइंट आ रहा है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा क्या मैनेजमेंट सही है। ऐसा तो नहीं मैनेजमेंट की नीयत में ही फ्रॉड इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट की नीयत ही सही नहीं है, मैनेजमेंट की जो बैकग्राउंड है वही सही नहीं है। मैंने उठाई इनकी प्रोफाइल, क्लाइंट जो मेरे पास आया, क्लाइंट की मैंने जब प्रोफाइल उठाई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने भी लोग थे उनके पुराने कारनामे न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, हर जगह कि भाई इन्होंने इस कंपनी में जाके फ्रॉड करा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करा, ये काम करा, इन्होंने चोरियाँ करी है, ये करा है, वो फ्रॉड करा है। तो जब बोर्ड ही पूरा फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो मतलब जाहिर है अगर मुझे इधर का ऑडिट दे रहे हैं तो ये भी इधर भी फ्रॉड में इन्वॉल्व ही होंगे। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेट करी हो। तो सबसे पहला तो काम ये होता है कि यार आप जब ऑडिट ले रहे हैं तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि मैनेजमेंट सही है। जब मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट आ जाता है ना, तो उस वक्त आप ऑडिट से अपने आप को पीछे कर देते हो। क्योंकि देखिए हमने शुरू में ही क्या पढ़ा था? शुरू में ही पढ़ा था फ्रॉड पकड़ना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है ना। हमारा काम सिर्फ क्या होगा, हम देखेंगे कि भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, फ्रेमवर्क है, और ये हमारे फाइनेंशियल हैं क्या इसके हिसाब से बने हुए हैं, नहीं बने हुए। हाँ, उस दरमियान में अगर हमें कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई होता है, कोई एरर आइडेंटिफाई होता है, तो वो हम कम्युनिकेट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैनेजमेंट पूरी की पूरी इन्वॉल्व है फ्रॉड करने में, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रही है, और जाहिर है जब फ्रॉड करेंगे तो जाहिर है वो इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे, जब सब इन्वॉल्व होंगे तो आप चाह के भी उसको पकड़ नहीं सकते फ्रॉड को। ठीक है ना, इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि ये कोई फॉरेंसिक ऑडिट हम नहीं कर रहे।
ठीक है, हम कोई फॉरेंसिक ऑडिट नहीं कर रहे। फॉरेंसिक ऑडिट में फ़र्क है, उसका स्कोप डिफरेंट होता है, उसका स्कोप में फ्रॉड को पकड़ना होता है। हमारा स्कोप में फ्रॉड को पकड़ना, डिटेक्ट करना, उसको बचाना, ये हमारा स्कोप नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी चेक करना, उसका बैकग्राउंड चेक करना, उसकी क्वालिफिकेशन चेक करना, वो सारी चीज़ें हम इधर चेक करते हैं। अगर तो हमें मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट नहीं होता तो देन हम कंटिन्यू करते हैं क्लाइंट के साथ या एक्सेप्ट करते हैं। पुराना क्लाइंट है तो उसके साथ कंटिन्यू करेंगे, नया क्लाइंट है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने ऑलरेडी हमने जब हम पढ़ रहे थे आइज़ा 200 तो उसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर पढ़ा था। उसके अंदर कुछ बातें पढ़ी थी कि आइज़ा के हिसाब से कुछ चीज़ें हमें करनी होती हैं। हमने पहली चीज़ पढ़ी थी एथिकल रिक्वायरमेंट, दूसरी चीज़ पढ़ी थी हमने प्रोफेशनल जजमेंट, तीसरी चीज़ पढ़ी थी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, जो भी काम करेंगे आइज़ा के हिसाब से करेंगे। तो वो जितनी भी बातें पढ़ी थी उसके अंदर एक बात थी एथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना। वही बात इधर भी करी गई है कि एथिकल रिक्वायरमेंट को आपको फुलफ़िल, क्या क्लाइंट अगर आपके पास आया आप उसके साथ कंटिन्यू कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि यार ये क्लाइंट आपका कोई भाई हो। अगर तो भाई है आप वो मना कर दो, बोलो भाई मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा आपका ऑडिट। ठीक है ना, क्योंकि हमारे आपस में इंडिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, मैं एक सही ओपिनियन शायद ना दे सकूं क्योंकि थोड़ी सी बायसनेस मेरे दिल में आ जाए क्योंकि आप मेरे भाई हो। ठीक है, तो ये देखना हो सकता है कि यार मैं किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूँ, वहाँ मैंने शेयर्स परचेज करे हुए हैं तो जाहिर है मेरे दिल में मेरा एक इंटरेस्ट आ गया उधर। अब जो भी चीज़ें मुझे आइडेंटिफाई होंगी तो मैं उस चीज़ को पकड़ूंगा नहीं, क्योंकि जाहिर है अगर मैं वो चीज़ से अगर वो कंपनी लॉसेज में जाती है तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा, मेरा होगा, मेरे शेयर्स की वैल्यू कम होगी। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा, मेरा ओपिनियन अफेक्ट लाजमी करेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो एथिकल रिक्वायरमेंट का मीट होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ कि भाई जो भी आपके टर्म्स हैं वो एक डॉक्यूमेंट कर लो। ठीक है, टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट बना लो, इसको हम आगे पढ़ रहे होंगे आइज़ा 210 के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले तो मैं अपने एंड पे देखता हूँ क्या मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। उसमें क्या होती है कि भाई मैं अपनी कॉम्पिटेंस देखूंगा, कैपेबिलिटी देखूंगा, रिसोर्सेज देखूंगा, टाइम देखूंगा, वो सारी चीज़ें देख रहा हूँगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी होती है कि भाई वो जो मैनेजमेंट जो मेरे से ऑडिट करवाने आई है, क्या वो इंटेग्रिटी, उसकी डाउट तो नहीं है इंटेग्रिटी पे कोई, क्या वो सही लोग हैं, ऐसा तो नहीं उनके फ्रॉड के कारनामे प्रीवियसली, वो चीज़ देखना। दूसरी चीज़ एथिकल रिक्वायरमेंट क्या मीट कर रहा हूँ नहीं कर रहा। तीसरी चीज़ क्या टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट आपने डिसाइड कर ली कि फ़ी क्या होगी हमारी, स्कोप क्या होगा ओवरऑल ऑडिट का, वो सारी चीज़ें आप डिसाइड कर लेना आपस में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है।